Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study lecture number 3 of chapter number 1, cell structure and function. In this lecture we will study about the endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus and lysosomes. ये सारे हमारे पास क्या है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज को डिटेल से स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज का क्या फंक्शन है और इनकी स्ट्रक्चर के क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है हमारे पास जो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म इसका है ER। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हमारे पास जो है रेटिकुलम जो है ये बनता है, इस तरह के नेटवर्क होते हैं, पूरा मेम्ब्रेन होता है, इस तरह फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, इसका पूरा एक नेटवर्क होता है और इसको क्या कहा जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, जो पूरा नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टिंग जो नेटवर्क होता है, इसे कहा जाता है सिस्टर्नी। ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके अक्सर इस तरह फोल्ड करके सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, और इस तरह से ये फोल्ड से करके जो सिस्टर्नी बनती है, इसी सिस्टर्नी की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेपरेट होता है फ्रॉम दिस अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्म में जो बाकी का कंटेंट है ये उससे सेपरेट होता है, इस इन्हीं फोल्ड की वजह से ये अपना सारा मटीरियल इससे सेपरेट करता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ पर जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है उससे एक्सटेंड होकर किसकी तरफ आता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ज़रूरी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होगा, लेकिन ये उसकी तरफ एक्सटेंड हुआ होता है। स्टार्ट उसका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और फिर वो एक्सटेंड होकर जाता है मूव टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये टू टाइप्स के हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके जो नेम्स हैं रफ़ एंड स्मूथ, ये इनके सरफेस की जो नेचर है उनके बेस पर इनको दी गई है। जो हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है, स्मूथ नहीं होता, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये क्यों रफ़ होता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका सरफेस रफ़ अपीयरेंस देता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है जिसका सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। तो इसमें जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो क्या है कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं ऑन दिस सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है हमारे पास जो ऐसे पिंकिश रेडिश कलर में मैरून सा कलर है, इस पर आपको यहाँ पे ये डॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ आती है। इस तरह आप एक सरफेस लेते हैं जिस अगर इस पर पिंपल्स टाइप के कुछ निकल आता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्किन अगर हम ले लें स्किन तो क्या हो जाती है वो रफ लुक देती है। ठीक है, उसकी अपीयरेंस रफ होती है। तो इस तरह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी अपीयरेंस राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। लेकिन ये इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसका जो रोल होता है, फंक्शन होता है, वो इंतहाई अहम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्या हमारे पास है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटीन बनता है वो बनता है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इंफॉर्मेशन लेते हैं डीएनए से और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन्स। जो पूरा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। और ये कहाँ पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू दी सेल, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसके हमारे पास क्या है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच ही होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसके सरफेस पर किसी भी किस्म के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी सरफेस आपको दिखाई देगा क्या हमारे पास है, स्मूथ है। ठीक है, कंटिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू है किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लेकिन राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इसके जो हमारे पास फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका, जो फर्स्ट हमारे पास है, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म के अलावा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑफ डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल। लेकिन अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उससे देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इन्वॉल्व्स इन लिपिड सिंथेसिस, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं ये उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स कि हार्मफुल से कन्वर्ट करके इसे न्यूट्रल बनाता है ताकि वो हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके, डैमेज ना कर सके, उसे हार्म ना कर सके। सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जो डिफरेंट इम्पल्सेस आती है हमारे बॉडी में तो उनको कौन ट्रांसमिट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे को ट्रांसमिट नहीं करता, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसा पोर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इट ऑल्सो स्टोर्स कैल्शियम आइंस, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। और ये कैल्शियम आयन फिर किस चीज़ में जब मूवमेंट होती है, स्पेशली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब मूवमेंट होती है तो उस टाइम ये कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, रिलीज़ कर लेता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। डिफरेंट मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और ये भी क्या करते हैं, हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा ये सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की हमने बात की है ना, तो उसके लिए हम शॉर्ट वर्ड सर्कुलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और कम्युनिकेशन, जो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है, इसे हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके बाद हमारे पास है जब ये कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ सेल्स में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस टाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उस सेल को क्या कहा जाता है, उस टाइम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉर्मली सेल्स होते हैं उनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, रफ और जो हमारे पास स्मूथ हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास है स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल मसल सेल्स में स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम उसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं कहा जाता। इसके बाद हमारे पास है इस यहाँ पर इसकी डायग्राम आपने देख ली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहा है देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस यहाँ से अटैच हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर किसी भी किस्म का मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। जिन ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो राइबोसोम्स हैं ये हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस, इस पर किसी भी किस्म का सिंगल लेयर भी या सिंगल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता जो कि इसको प्रोटेक्ट कर सके। इसको डिस्कवर किया था एक हमारे पास साइंटिस्ट है, पहले इसने इसको डिस्कवर किया था इन 1955। ठीक है, 1955 में इसमें राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, जबकि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिस्कवर हुआ था 1945 में। और इसे डिस्कवर किया था पॉर्टर ने। ठीक है, पॉर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया था, प्रॉपर्ली स्टडी किया था। जबकि जो राइबोसोम्स है उसको 1955 में पैलेट ने डिटेल से स्टडी किया था। और उसके मुताबिक जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर की तरह उसका शेप होता है। और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है।
लेकिन इस किस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास लार्जर साइज़ के होते हैं और उसे क्या कहा जाता है, ATS। यहाँ पर ये जो S है, S ये हमारे पास क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट किसके लिए यूज़ होता है, जब सेडिमेंटेशन होती है तो उसके प्रोसेस में जो यूनिट यूज़ होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में यूज़ होता है स्वेडबर्ग यूनिट, इसलिए जब राइबोसोम्स के साथ हम क्या लिखते हैं, ATS, इस यूनिट को यूज़ करते हैं स्वेडबर्ग को। तो जो ईओकैरियोटिक का राइबोसोम्स होता है, ईओकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ATS। जबकि प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर होते हैं और उनकी साइज़ क्या होती है, 70S, ठीक है। यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स बनते हैं फ्रॉम RNA एंड प्रोटीन्स। RNA और प्रोटीन से क्या बनते हैं, यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स बनते हैं और इन्हें कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहा जाता है, राइबो फॉर RNA, राइबो न्यूक्लियो, और साथ में क्या हमारे पास है, प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दोनों की जो राइबोसोम है वो बनते हैं 2 सब यूनिट से। दो क्या होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं और उससे क्या बनता है, हमारे पास पूरा एक राइबोसोम बनता है। यूकैरियोटिक के जो सब यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट साइज़ के होंगे क्योंकि इसका ओवरऑल साइज़ डिफरेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स हैं उनके साइज़ डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास ATS है, तो इसका जो हमारे पास सब स्मॉलर यूनिट्स होते हैं वो एक 40S होता है और एक 60S होता है। तो अगर आप इधर यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं कि 40 + 60 तो हमारे पास 100 आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 40 और 60 हम यहाँ पर ऐड नहीं करते, बल्कि 40 और 60 कंबाइन होके यहाँ पे पूरा एक राइबोसोम देते हैं, वो होता है ATS, और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम। जबकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S, इसके जो 2 स्मॉल सब यूनिट होते हैं उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो हमारे पास 30S होता है, जबकि जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है। तो 30 और 50S के जो सब यूनिट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 70S का राइबोसोम बनाते हैं, जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। हमेशा जो सब यूनिट्स होंगे उनमें एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा। यहाँ पर भी आप देखिए एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, ठीक है, 60S और एक 40S। The two subunits require magnesium ions for attachment। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके अटैचमेंट के लिए कौन सी आयन की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैग्नीशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अटैचमेंट। Ribosomes attached to messenger RNA are called polysomes। जब राइबोसोम्स मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पोलीसोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, पोलीसोम। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है इसके, लार्जर और स्मॉलर, और ये कंबाइन हुआ है किसके साथ, ये ग्रीन कलर में जो आपको पूरा नजर आ रही है हमारे पास क्या है, मैसेंजर RNA। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर क्या कहा जाता है, पोलीसोम। पूरा RNA और इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हुए हैं तो एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है और इसे कहा जाता है पोलीसोम। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास होता है फ्रीली डिस्पर्स्ड और एक हमारे पास क्या है, अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच्ड का तो हमने देख लेते कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच होते हैं, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास ये सेल हो गया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारे पास एक छोटा सा आपको डार्कर एरिया नज़र आएगा। वो डार्क कलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद वो न्यूक्लियस में आ जाता है और न्यूक्लियस से वो फिर कहाँ पर अटैच हो जाता है, इसके साथ जो हमने बात की थी ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, तो ये आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इसके साथ अटैच होता है उस सरफेस के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। राइबोसोम्स के जो फंक्शन है उसके हमने पहले पिछले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने इसकी बात कर ली थी कि जो फंक्शन होता है राइबोसोम्स का वो क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस।
ये हमारे पास साइट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये इसका द ओनली इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, बाकी जो राइबोसोम्स होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1898 में बाय कैमेली गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसके नेम की वजह से इसे क्या कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़। ये भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह क्या होते हैं, इस तरह के फ्लैटेंड स्टैक्स होते हैं, और इन फ्लैटेंड स्टैक्स को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। यहाँ पर देखिए क्या होता है, फ्लैटेंड स्टैक्स होते हैं और इसे क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन आ गया तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सिस्टर्नी टुगेदर विद वेसिकल आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेसिकल हमारे पास, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, स्मॉल पैकेट्स की तरह होते हैं, स्मॉल सर्कुलर इस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर डिफरेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट सिक्रीशंस होती है बॉडी की। तो जब ये वेसिकल यहाँ से आता है, वेसिकल जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है इन सिस्टर्नी के साथ, तो फिर ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये वेसिकल कहाँ से आते हैं, ये वेसिकल जो आते हैं लाइसोसोम से स्पेशली आते हैं, वहाँ से ये निकल कर पहुँचते हैं सिस्टर्नी की तरफ, गोल्जी एपरेटस की तरफ, और उसके साथ ये क्या हो जाते हैं, अटैच होके पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसका जो ये हमारे पास एक यूनिट होता है, इसे क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। जो हमारे पास इसका क्या है, एक यूनिट होता है पूरा, इसे क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। ये यहाँ पर इसे कहा जाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेसेस। अब ये हमारे पास, अगर आप फर्स्ट वाले ये फर्स्ट नंबर जो इसको ले लें, इसके हमारे पास क्या है, दो फेसेस हैं। एक जो होता है वो इसे कहा जाता है सिस फेज, और ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मिंग फेज भी इसे कहा जाता है। फॉर्मिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वेसिकल इसके साथ अटैच होता है, और इससे फिर न्यू जो हमारे पास सिस्टर्नी है उसकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेज। और सिस फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फेस होता है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, इसका जो फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और इसे फॉर्मिंग फेज भी कहा कहते हैं क्योंकि इसके साथ वेसिकल अटैच होके ये क्या बनाते हैं, फर्दर जो इस तरह की सिस्टर्नी होती है, डिक्टियोसोम्स होते हैं, उस तरह की लेयर्स बनाते हैं। और इसका इस साइड वाला जो फेज़ होता है, ये वाला जो हमारे पास फेज़ है, इसे क्या कहा जाता है, मैच्योरिंग फेज़ या ट्रांस फेज़। अगर आप इसकी देखें ना, तो इसका जो ये वाला फेज़ है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांस फेज़ या मैच्योरिंग फेज़, और जो अंदर की तरफ का फेज़ है उसे क्या कहा जाता है, सिस फेज़। तो इसके इनके जो फंक्शंस है उनके बेसिस पर इनको नेम दिए गए हैं। जो सिस फेज़ होता है या उसे फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है, ऐड करता है न्यू सिस्टर्नी को गोल्जी एपरेटस में, जबकि जो मैच्योरिंग या ट्रांस फेज़ है ये तो क्या करता है, मैच्योर होके वेसिकल को रिलीज़ करता है, एक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दूसरा मैच्योर होके डिफरेंट वेसिकल्स को रिलीज़ कर लेता है। वेसिकल्स फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेज टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी। वेसिकल क्या कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं न्यू उसके साथ, फॉर्मिंग फेज के साथ, और न्यू सिस्टर्नी बनाते हैं। फॉर्मिंग फेज पे जो होता है वेसिकल्स अटैच होते हैं उसके साथ, डिक्टियोसोम के साथ इस तरह, और न्यू सिस्टर्नी बनाते हैं। जबकि ट्रांस फेज पे इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, वेसिकल उससे रिमूव हो जाते हैं। वेसिकल रिमूव होता है तो जो सिस्टर्नी होती है वो दोबारा क्या होती है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती है, और वेसिकल जो होता है यहाँ पर जो वेसिकल अटैच होता है जिसकी वजह से सिस्टर्नी बनता है, वही वेसिकल इससे रिलीज होकर सिस्टर्नी को ब्रेक डाउन कर लेता है। अब अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज से सिक्रीशंस आती हैं उसको गोल्जी एपरेटस क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, और मॉडिफिकेशन के बाद उसकी पैकिंग करके अगर ज़रूरत होती है किसी ऑर्गेनली को तो उस तक ट्रांसपोर्ट कर लेता है, अदरवाइज़ ये इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन्स की एग्जांपल ले लें, तो प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
से गोल्जी एपरेटस क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन्स को ले लेता है, ठीक है, प्रोटीन्स को लेके उसे मॉडिफाई कर लेता है। मॉडिफिकेशन के बाद इसको पैक करता है इनटू वेसिकल, वेसिकल की फॉर्म में इसको पैक कर लेता है और फिर इसे जो कुछ ऑर्गेनेलीज हैं अगर उसको इसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की तो उस तक ट्रांसफ़र कर देता है। अगर इसको ज़रूरत नहीं होती तो ये जो वेसिकल्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड हमारे पास प्रोटीन होता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपने बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लेता है। तो ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में भी और पैकिंग में। किसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट, डिफरेंट जो सिक्रीशन आती हैं डिफरेंट सेल के डिफरेंट सिक्रीशंस होती है तो वो सारी की सारी आती है गोल्जी एपरेटस में ताकि यहाँ पर ये मॉडिफाई हो सके और पैक हो सके इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल और फिर यही वेजिकल मूव करके पहुँचती है वहाँ पर जहाँ पर ये इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो गोल्जी एपरेटस की जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर होता है वो सिक्रेटरी सेल्स में ज़्यादा होती है। सिक्रेटरी सेल्स में ये अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गोल्जी एपरेटस है सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड प्ले रोल इन एडिंग सरफेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि कुछ ऑर्गेनेलिस हमारे पास है जैसे लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइसोसोम, ये ऑर्गेनेलिस किससे ओरिजिनेट होती हैं, गोल्जी एपरेटस से ओरिजिनेट होती है। मतलब ये इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, गोल्जी एपरेटस से होती है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी किसकी वजह से बनते हैं, कौन बनाता है उसे, गोल्जी एपरेटस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब टू डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हो जाता है प्रोटीन्स के साथ तो क्या बना लेगा हमारे पास, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। तो इस तरह के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल लिपिड और प्रोटीन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये बनाएंगे लिपोप्रोटीन। तो ये टू डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन होकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहाँ बनते हैं, गोल्जी एपरेटस में बनते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलिस लाइक लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम्स ये भी ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। इसके अलावा जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं वो भी बनते हैं इन गोल्जी एपरेटस। इसके साथ साथ हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये भी है कि जब साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस मीन्स जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस जब होती है, साइटोकाइनेसिस में क्या होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस क्या होती है, डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उस टाइम गोल्जी एपरेटस को इक्वेटर पे रखा जाता है, उस पर अरेंज किया जाता है। जब इक्वेटर पे रखते हैं तो वह आगे क्या करता है, फ्यूज़ हो जाता है और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट। इक्वेटर पे बनता है तो फिर ये आगे जब डिवाइड होगा और उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट और ये फ्रेगमोप्लास्ट पे क्या करेगा, आगे जाके सेल वॉल बनाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, गोल्जी वेसिकल्स आर अरेंज ऑन द सेल इक्वेटर, सेल इक्वेटर पे अरेंज होके क्या करते हैं, फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट और लेटर ऑन न्यू सेल वॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है लाइसोसोम्स। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमो मीन्स बॉडी। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्प्लिटिंग बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम्स किसी भी बॉडी या किसी भी स्ट्रक्चर को स्प्लिट करेगा। ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी होती है, इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते और इनके भी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल वेसिकल्स की तरह होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जो वेसिकल है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और सिक्रेटेड बाय गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्जी एपरेटस है हमारे पास ये ऑरेंज कलर का, ये हमारे पास क्या है, गोल्जी एपरेटस। और ये उसी से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। जब ये स्टार्ट में ओरिजिनेट होते हैं, जब ये न्यू होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स। लेकिन जब ये आगे मेच्योर हो जाते हैं तो उसे फिर क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर
काफ़ी क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कंटेंट ऑफ लाइसोसोम्स आर एसिडिक। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो इनकी नेचर होती है एसिडिक नेचर होती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स की हमने बात की कि प्राइमरी लाइसोसोम्स किससे बनते हैं, वो बनते हैं जब गोल्जी एपरेटस से वो अराइज होते हैं, जो न्यूली फॉर्म होते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब वो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो वेजिकल की फॉर्म में आते हैं गोल्जी एपरेटस में। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जब ये एंजाइम्स वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी एपरेटस की तरफ आ जाते हैं तो गोल्जी एपरेटस में ये मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है, मॉडिफिकेशन के बाद ये एंड पे ट्रांसफेज से अगेन वेजिकल के फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। तो जब ये वेजिकल मॉडिफिकेशन के बाद जब इनकी जब ये रिलीज़ होते हैं तो फिर ये क्या क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम। तो इस तरह क्या होते हैं, गोल्जी एपरेटस से प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाता है। लेकिन अब प्राइमरी लाइसोसोम्स आगे कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम ये किस तरह कन्वर्ट होता है, एंडोसोम्स फ्यूजेस विद प्राइमरी लाइसोसोम। अब व्हाट इज़ एंडोसोम, एंडोसोम क्या है, एंडोसोम हमारे पास वो फूड वेजिकल होता है जो कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। एंडोसाइटोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है इस तरह। अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल फूड वैक्यूल है, ये हमारे पास आ गया फूड वैक्यूल। अब ये एंडोसाइटोसिस, जिसमें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड हो जाता है, उसमें जो हमारे पास ये फूड वैक्यूल है ये इसके अंदर इनवर्ड आ जाता है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, फूड वैक्यूल है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्ड हुआ है, इसके अंदर फूड वैक्यूल जो है ये प्लेस होके स्लोली क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन इसके साथ डिटैच होके पूरा इस तरह से इनसाइड द साइटोप्लाज्म आ जाते हैं। तो वो वेजिकल या वो फूड पार्टिकल्स जो कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं तो उसे कहा जाता है एंडोसोम्स, जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या होते हैं, एंटर होते हैं। वो फूड वैक्यूल जो कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर जाते हैं तो उस फूड वैक्यूल को कहा जाता है एंडोसोम्स। जब ये एंडोसोम्स कंबाइन हो जाता है विद लाइसोसोम तो ये क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। पहले हमारे पास क्या था, प्राइमरी लाइसोसोम, इसके साथ जब एंडोसोम कंबाइन हो गया तो एंडोसोम कॉम्बिनेशन के बाद ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये क्या करता है, इनसाइड द सेल क्या करता है, डाइजेशन करता है। लाइसोसोम्स में हमारे पास 40 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन कितने होते हैं, 40 डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस तरह करेगा, जब कोई भी फूड वैक्यूल सेल के अंदर जाता है या कोई भी फूड जो होता है सेल के अंदर जाता है तो उसे कहा जाता है फूड वैक्यूल। कोई भी फूड क्या होता है, सेल के अंदर जाता है तो उसे कहा जाता है फूड वैक्यूल। और हमने बात की जब ये फूड वैक्यूल कंबाइन होता है लाइसोसोम के साथ तो ये बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे ही ये सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कर लेता है, इसकी डाइजेशन कर लेता है। जब ये इसकी डाइजेशन करता है तो जो मटेरियल कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म यूज़ कर लेता है। जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टेड मटेरियल को यूज़ कर लिया साइटोप्लाज्म में, जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर ये आगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर लेते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को सेल से एक्सक्रीट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक दफ़ा दोबारा आप सुन ले, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस तरह होती है, जब भी कोई फूड जो होता है वो सेल के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। ठीक है, वेजिकल की फॉर्म में यहाँ पर आप देखें, वेजिकल की फॉर्म में क्या हो गया, एंटर हो गया सेल के अंदर। सेल के अंदर ये एंटर होते ही कहाँ क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कंबाइन होकर इसने बना लिया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद इसकी होगी डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो यूज़फुल मटेरियल होंगे वो यूज़ कर लेगा साइटोप्लाज्म। जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
Contractile vacuole then fuses with cell membrane and eliminate the undigested waste by the process of exocytosis. एक्जोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो अनवांटेड मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से निकल जाएंगे। सेकंड, इस पूरे प्रोसेस का कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फूड वैक्यूल एंटर हो गया, डाइजेशन उसकी किस तरह हो गई और किस तरह वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट हो गया बॉडी से, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि ये सेल के इनसाइड हुई है तो इंट्रा मीन्स इनसाइड और सेलुलर यूज फॉर सेल, इनसाइड द सेल जो डाइजेशन हुई है बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जबकि नेक्स्ट इसका फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच unwanted structures within the cell are engulfed or digested within the lysosomes। unwanted जो structures होते हैं सेल के अंदर, उसे जब लाइसोसोम क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है या उसे रिमूव कर लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोफेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सेल जो होता है उसे उसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या मतलब इसमें जब न्यू स्टेजेस में होता है, जब वो डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम सेल में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है और उस प्रॉब्लम की वजह से उस सेल को रिमूव करना पड़ता है, जिसे प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। जब अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, सेल की डेवलपमेंट होती है, सेल की फॉर्मेशन होती है, तो उसी दौरान सेल में किसी भी किस्म की म्यूटेशन हो जाती है या वो डिफेक्टेड सेल हो जाता है, तो उस सेल को रिमूव करना होता है। तो सेल को उस टाइम कौन रिमूव करता है, ऑटोलाइसिस के थ्रू जो लाइसोसोम्स हैं वो इसे रिमूव करेंगे। लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे, लाइसोसोम बर्स्ट कर लेगा, रप्चर हो जाएगा और जितने भी उसके एंजाइम्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेलिस है, जो उनके कंटेंट है, उनको डाइजेस्ट कर लेगा, उनको फ्रैगमेंट में मीन्स पार्ट में तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगी, जो सेल होगा वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। और इसी वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, मीन्स इसने खुद ही अपने सेल को क्या कर लिया, डिसइंटीग्रेट कर लिया, उसे ख़त्म कर लिया। इसको खुद ही मीन्स सुसाइड जैसा होता है ना कि खुद ही इंसान खुद को मार लेता है या खुद ही कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को मारता है, तो उसे कहते हैं सुसाइड। तो इस तरह जब लाइसोसोम खुद ही अपनी ही सेल को ख़त्म कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है लाइसोसोम्स की वजह से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। और इस फंक्शन इस प्रॉपर्टी की वजह से लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। इसके अलावा इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स को रिलीज करता है कौन, लाइसोसोम्स। माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। माल फंक्शनिंग मीन्स अगर लाइसोसोम्स में किसी भी किस्म का डिफेक्ट आ गया, अगर किसी भी किस्म की उसकी वजह से लाइसोसोम अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे कहा जाता है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। जब माल फंक्शनिंग होती है लाइसोसोम्स की, तो हमें कौन सी किस्म की बीमारी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है सेल के अंदर, तो कुछ कॉन्टीजियल डिजीज़ होती है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और वो कॉन्टीजियल डिजीज़ क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है या कुछ लिपिड्स वगैरह है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, ग्लाइकोजन या इस तरह के लिपिड्स एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह जो मटेरियल्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि लाइसोसोम्स जो होता है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इनकी डाइजेशन नहीं होती और ये बॉडी के अंदर स्टोर होते रहते हैं। जब ये ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं तो सेल पे क्या हो जाते हैं, बर्डन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती है और उन डिजीज़ को क्या कहते हैं, स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। उनमें कुछ हमारे पास है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टेसेज डिजीज़। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 जो है ये कहाँ पर होती है, लिवर और मसल सेल्स में होती है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 जो हमारे पास है ये होती है लिवर और मसल सेल्स में।
लिवर और मसल सेल में किसकी स्टोरेज की वजह से होती है? ग्लाइकोजन की स्टोरेज की वजह से। जब ग्लाइकोजन ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस में, जो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस है, उसके अंदर जब ग्लाइकोजन की लार्ज क्वांटिटी स्टोर हो जाती है लिवर और मसल सेल्स में, तो कौन सी डिजीज होती है? ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। सेकंड जो हमारे पास है टेसेट्स डिजीज़, ये कहाँ होती है? ये स्पेशली होती है ब्रेन सेल्स में, ठीक है। इसमें जब लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती हैं, स्पेशली जो ब्रेन सेल्स है उसमें से एकमुलेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। मेंटल रिटार्डेशन की वजह से अक्सर डेथ भी हो जाती है। मीन्स यहाँ पर डिफिशेंसी होती है लिपोलाइसिस की, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, लिपोलाइसिस की क्या होती है? डिफिशिएंसी होती है। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट वन है इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डिफिशिएंसी होती है। ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होते इनटू ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमें ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 की डिजीज़ हो जाती है, स्पेशली इन लिवर एंड मसल सेल। जबकि जो हमारे पास टेसेट्स डिजीज़ है इसमें लिपोलाइसिस नहीं होती, लिपिड की ब्रेक डाउन नहीं होती, वो ब्रेन की सेल्स के अंदर एकमुलेट होते हैं, स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है और फाइनली डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम। पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? माइक्रो बॉडीज़। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लाइसोसोम्स की तरह वेसिकल की फॉर्म में होती है और गोल्जी एपरेटस से ही ये ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये लाइसोसोम से स्मॉलर इन साइज होते हैं। ये बाकी जो होते हैं स्ट्रक्चर इनका लाइसोसोम्स की तरह होते हैं, सिमिलर होते हैं। इन पर भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह के लाइसोसोम्स पे सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिमिलरली उसी तरह वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनके साइज स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम्स। और ये सिमिलरली उसी तरह से रिलीज़ होते हैं गोल्जी एपरेटस से, जिस तरह से लाइसोसोम्स रिलीज़ होते हैं गोल्जी एपरेटस से। लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं स्मॉल साइज़ में होते हैं, इनका साइज़ होता है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। 0.5 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर होती है और ये तकरीबन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स जो है, एनिमल्स में ये कॉमन होते हैं इन लिवर एंड किडनी सेल्स। एनिमल में कहाँ पर होते हैं? लिवर और किडनी सेल्स में ये अबंडेंट होते हैं, लिवर एंड किडनी सेल्स, ठीक है। जबकि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ये ग्रीन लीव्स में ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब अगर हम पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम्स कहाँ पर अबंडेंट होते हैं? अब प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट इन लिवर सेल्स। इसको पेरोक्सिसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये अल्कोहल की डाइजेशन करता है तो उस टाइम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? पेरोक्सिसोम। इसके जो हमारे वेसिकल्स होते हैं पेरोक्सिसोम से, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कौन से? पेरोक्सीडेसेस, कैटालेसिस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसेस। पेरोक्सीडेसेस क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब क्या होती है? अल्कोहल की ऑक्सीडाइजेशन डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? पेरोक्सीडेसेस। अल्कोहल को क्या करता है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लेता है इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेसिस एंजाइम। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस। और ये कहाँ पर होते हैं? पेरोक्सिसोम की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें ये एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे आर कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय एंजाइम पेरोक्सीडेस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे क्या होता है? वो भी टॉक्सिक होता है और अल्कोहल्स भी टॉक्सिक होते हैं। दोनों हमारे पास क्या होते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। तो इसको हम यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन बाय द एंजाइम कैटालेज, ठीक है। इसके ये दोनों हमारे पास जो पेरोक्सीडेस हो गए और कैटालेज हो गए, ये यूज़ होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में। जबकि हमारे पास जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है ये यूज़ होता है इन द फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस, जो कि प्लांट्स में होते हैं, जो प्लांट के ग्रीन लीव्स में होता है। फोटो रेस्पायरेशन में ये उस स्टेप में यूज़ होता है जबकि ग्लाइकोलेट को ये कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइसिन बाय द
ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि परऑक्सीसोम्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। ठीक है, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स प्लांट सेल्स में, और स्पेशली ये जब ऑयल सीडलिंग्स होती हैं, जो ऑयल प्लांट्स होते हैं उनके सीडलिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो वाले वो सीड्स जो कि ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे ऑयल का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये उन सीड में मीन्स जब सीडलिंग स्टेज होती है उस स्टेज पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है प्लांट्स में जब लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम्स चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो प्रेजेंट होता है इन ग्लाइऑक्सीसोम्स। लिपिड की मेटाबॉलिज्म जब होती है प्लांट्स में, ठीक है, क्योंकि ये सब प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो जब प्लांट्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स में। इसके अलावा ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि पूरा एक प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल हमारे पास पूरा एक साइकिल है जिसमें फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय ग्लाइऑक्सीसोम्स। इट इज स्पेसिफिक फॉर प्लांट लिपिड सिंथेसिस, contain number of enzymes including oxidase, catalase and glycolic acid oxidase, जो कि पिछले हमारे पास पेरोक्सीसोम में भी प्रेजेंट थे। इसके बाद हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, The attachment of two subunit of ribosomes on single messenger RNA is controlled by, ये हमने इसी लेक्चर में पढ़ा था कि जो सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो कौन सी आइंस की ज़रूरत होती है, कौन सी आइंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अटैचमेंट, वो हमारे पास है मैग्नीशियम आइंस। ठीक है, इसके ऊपर इसका प्लस प्लस। ATS राइबोसोम इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ATS राइबोसोम्स जो थे वो कौन से दो सब यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनते थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है 40 एंड 60S। Which of the following is found in plant cells only? कौन से ऑर्गेनली है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। लाइसोसोम्स दोनों प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, पेरोक्सीसोम भी हमने उसकी बात कर ली, दोनों प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर लिपिड सिंथेसिस, जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S, इसकी साइज स्मॉल होती है। ईओकैरियोटिक के हमारे पास क्या होती है 80S, ईओकैरियोटिक की होती है 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक की 70S। फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय, अभी हमने पढ़ लिया, बाय ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर हमारे पास आ जाए कि अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्सीजन, तो फिर हम क्या लिखेंगे, पर ऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का। थैंक यू सो मच।